सगाई समारोह में मेरे पिता की लाई हुई नाजायज बेटी अचानक फिसल गई और सीधे मेरे मंगेतर की गोद में जा गिरी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह सिसकते हुए बोली, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं था कि मेरे भाई ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। अभी मेरी दीदी के सामने घुटने टेक और माफी मांग। मेरा और गुयुमो का साथ बचपन से चल रहा है। हमारा रिश्ता हमेशा से बहुत सहेज और अच्छा रहा। कॉलेज खत्म होते ही हमने सगाई कर ली। ये मेरे पिता की नाजायज बेटी है जिसे उन्होंने बाहर पाला है। दोनों की शक्ल काफी मिलती जुलती है। दोनों की ही आंखें और नाक बिल्कुल एक जैसे है। उसने पहले मुझे धक्का देकर हटाया और जानबूझकर मेरे मंगेतर के सीने पर जा गिरी। मेरे भाई ने उसे तुरंत खींचकर खड़ा किया, यहाँ बेचारी बनने की एक्टिंग बंद कर। आसपास इतने लोग थे पर तू किसी और के पास गिरी ही नहीं। मुझे सबसे ज्यादा घृणा उन लड़कियों से है जो दूसरों के रिश्ते में जानबूझकर दखल देती है और फिर खुद को बिल्कुल मासूम दिखाती है। पर गुयुमो तो जैसे पत्थर का बन गया हो। वह बिल्कुल अकड़ कर खड़ा रहा और उसने कोई हरकत तक नहीं की। मैंने फैसला किया कि आज के बाद उसे तुरंत निकाल बाहर करूंगी। मेरे पिता का दिल तुरंत पिघल गया और उन्होंने झिड़कते हुए कहा, जिंगचन, तुम्हें अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना चाहिए। मेरे भाई ने बड़ी सख्त आंखें घुमाकर कहा, उसे मेरी बात तो माननी चाहिए ना। अभी घुटने टेक और माफी मांग। बोल कि मैं भविष्य में अपने जीजू को कभी नहीं छेड़ूंगी, वरना सारी जिंदगी अकेली ही रह जाओगी। वो तो मेरी असली बोलने वाली है। मैंने फैसला किया है, गुयुमो के सारे लिमिटेड गंडम मॉडल मैं अपने भाई को दे दूंगी। ये रोते हुए समझा रही थी, लेकिन उसने ऐसा कहा तो आसपास लोगों की नजरें एकदम मायने रखने लगी। मैंने सीधे गुयुमो का कान पकड़ लिया, तो बताओ असल में क्या हुआ था। गुयुमो जोर से जमीन पर गिर पड़ा, चेहरे पर दर्द झलका। शुशु, मेरी कमर में झटका लग गया। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। ये बहुत जोर से गिर पड़ी। उसकी कमर चोटिल हो गई। उसे अस्पताल के वार्ड में 3 महीने लेटना पड़ेगा। सबकी निगाहों वाली सगाई समारोह इसी नाटकीय अंदाज में खत्म हुआ। अस्पताल के वार्ड में मैं अभी भी चिड़चिड़ी थी। गुयुमो शिकायत करते हुए, क्यों मेरी भुजा दबाई। वो फिर जल्दी से बोला। उसने जानबूझकर जगह रोके रखी, पूरे बदन से सटीक तरीके से मुझ पर गिर पड़ी। तेरे अलावा औरतें, मेरे लिए सब हवाएं। सच में, गुयुमो ने और आगे बढ़कर कहा, कमर दर्द है, एक बार मसाज कर देगी। ये बिना बुलाए आ गई। उसने एक गुलाबों का गुलदस्ता बिस्तर के पास रख दिया। गुयुमो ने फूल उठा लिए, एक हाथ से बास्केटबॉल फेंकने जैसा इशारा किया। कुछ सेकंड में गुलदस्ता उड़ गया, सीधा उल्टा होकर कूड़ेदान में गिर पड़ा। उसने ये से ठंडी आवाज में कहा, मुझे गुलाब से एलर्जी है। फिर उसने मेरी ओर रुख किया, तुम्हारा दिया छोड़कर। गुयुमो ने रूखे स्वर में कहा, कृपया बाहर निकल जाइए। अहम बात तो यह है कि हम ठीक है। मैंने मेज पर जोर से हाथ दे मारा। ये तेरा ये तमाशा कब खत्म होगा। क्या सच में पिटाई करवाने पर तुली है तू। डर के मारे वह पीछे हट गई। वह रोते हुए सफाई देने लगी, तुम लोग सच में गलत समझ रहे हो मुझे। तभी मेरा भाई अचानक वहाँ आ टपका। उसने ये के मोटे कॉलर को पकड़कर उसे बाहर खींचने लगा। दीदी, तुम दोनों बस अपना काम जारी रखो। जल्दी से एक छोटा भांजा कर देना मुझे खेलने के लिए। मेरे भाई ने एक भारी कपड़ा निकाला और उसके मुंह में ठूंस दिया। अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सच में मजा आया, गुयुमो बोला। हमारा साला तो कमाल है, बहुत भरोसेमंद है। वह मेरे करीब आया। अरे वो, हमें अपने साले के इशारे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, मैंने चिढ़ाते हुए कहा। क्या तू अभी भी हिल सकता है? गुयुमो, बेबी, तू थोड़ा पहल कर सकती है। मैंने गद्दा उठाकर उसके चेहरे पर दे मारा। गुयुमो, निकल जाओ यहाँ से। क्या तू आराम से बीमारी ठीक नहीं कर सकता? गुयुमो के अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद हमने शहर के बीचों बीच शिफ्ट होकर कदम रखा, एक 300 वर्ग मीटर से भी बड़े अपार्टमेंट में। उसके माता पिता सालों से विदेश में घूम रहे हैं, इसलिए वे हमारे सगाई समारोह में भी वापस नहीं आए। और ये घर वो लोग पहले से सगाई का तोहफा बना कर रखे थे। नीचे ही शॉपिंग एरिया और स्ट्रीट फूड है, हर तरह की दुकानें ऐश। रोजमर्रा की जिंदगी बेहद आसान है। इस दौरान मैं एक बार भी ये परिवार पुराना हवेली वापस नहीं गई, सिवाय कंपनी में हाजिरी लगाने के। बाकी वक्त मैं गुयुमो के साथ अपार्टमेंट में फिल्म देखती रहती थी। आराम ज्यादा दिन टिका नहीं। मेरे पापा पहले बर्दाश्त न कर पाए और फोन कर दिया, छोटी शू, गुयुमो अभी कैसा है, ठीक हुआ क्या? तुम भी ना। सच में उतना बड़ा मामला हुआ और हमें क्यों नहीं बताया? मैं सीधे बोली, मैंने बता दिया था। फिर आपने वही किया, ये बुला लाते और हंगामा करवा देती। मैं नहीं चाहती गुयुमो कुछ और दिन अस्पताल में रहें। फोन के दूसरी तरफ मेरे पापा की आवाज में नाराजगी थी। तुम भी क्या बकवास कर रही हो, वो तो बस एक हादसा था, खून निकालने जैसी बात नहीं है। और परिवार में इतनी तकरार क्यों? तुम और गुयुमो कब घर आ रहे हो? हम सब मिलकर खाना खाएंगे। मैं कहती हूँ। मैं तड़का लगा रही थी। नहीं,
हम वापस नहीं जा सकते, किसी और फंदे में न फंस जाए। मेरे पापा मजबूर होकर माने, मैं ये को सही से संभाल लूंगा, तुम बस गुयुमो के साथ कुछ दिनों के लिए घर आ जाओ। ठीक उसी वक्त छोटे चेन की छुट्टियां चल रही थीं। वो भी घर पर ही था। उसकी सुनाई हुई आवाज में थोड़ी बेचैनी थी। मुझे पूरा अंदाजा था। पिछली बार ही के आने के बाद मैंने निजी अस्पताल बदल लिया था और फिर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। अब बाहर ये अफवाहें चल रही है कि पापा निजी बेटी को तरजीह दे रहे हैं। हर कोई अपनी अपनी कहानी बना रहा है। पापा जो शान शौकत के शौकीन है, वे चुप नहीं बैठ सकते थे। तो मैं और गुयुमो वापस ये परिवार पुराना हवेली चले आए। सब अफवाहों को खारिज करने का इससे बेहतर सबूत और क्या होगा। ये सब बातें मेरे भाई ने मुझे बताई थी। भाई के वास्ते मैंने सोचा कुछ दिन वहीं रह लूं, लेकिन नए साल पर लौटने का इरादा नहीं था। बहाना था कि गुयुमो के साथ विदेश घूमने जाना है। किसने सोचा था कि इस बार जाने पर सच में कुछ नाटक हो जाएगा। उस दिन मुझे अचानक ओवरटाइम पड़ गया। मैंने गुयुमो से कहा कुछ चीजें पहले ही हवेली ले जाकर रख दे। कार के ट्रंक में तोहफे भरे पड़े थे। उनमें एक और चीज भी थी। गुयुमो के माता पिता ने विदेश से मंगवाए हुए पूरे सेट के गंडम मॉडल। वो चीज मेरे भाई ने बहुत दिनों से चाही थी। जो भी वो मांगता है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ उसे दिलवा दूं। ये मेरा फर्स्ट फैन होने का खास फायदा है। काम निपटते ही मैं सीधे ये परिवार पुराना हवेली की तरफ ड्राइव कर आई। कपड़े बदलने की तैयारी कर रही थी, तभी कमरा अचानक जोर से खोला गया और अंदर से एक निहुरे बिना कमीज वाला आदमी बाहर जा पड़ा। गुयुमो ने मुझे देखा तो ऐसा लगा जैसे उसने किसी उधार मिली राहत पाली हो। घबराते हुए कहा, शियाओशु, हमारे कमरे के बाथरूम में कोई औरत है। मैं अभी नहाकर कपड़े बदलने ही वाला था। जैसे ही दरवाजा खोला तो देखने मिला। मेरे मन में एक बुरी आशंका थी और सच में जिक्र किया तो वो हाजिर हो गई। मेरी कागजी बहन ही एक हल्की पारदर्शी नाइट गाउन में लिपटी धीरे धीरे बाथरूम से बाहर आई। लगता है उसे गुयुमो के पीछे खड़ी मैं नहीं दी थी। वो दरवाजे के फ्रेम पर टेक गई, एक सेक्सी और मादक अंदाज बनाते हुए, सीधी नजरें गुयुमो पर जमाए हुए, जैसे अभी उसे वहीं निगल जाएगी। तो भैया, क्या आपको मेरी ये नाइट गाउन अच्छी लग रही है? देखना बंद करो, नजरों को चोट पहुंचती है। दीदी, तुम वापस कैसे आ गई? ये तुम मेरे कमरे में खड़ी होकर पूछ रही हो मैं वापस कैसे आई? शाबाश, बहुत बढ़िया तुमने। पापा, मेरे कमरे का शॉवर खराब हो गया है। मैंने बस दीदी का बाथरूम थोड़ी देर इस्तेमाल किया। मुझे नहीं पता था दीदी को इतना बुरा लगेगा। शियाओशु, ये के कमरे का शॉवर सच में खराब है। उसने तेरा बाथरूम इस्तेमाल कर लिया तो क्या हो गया? तुम पहले इतनी कंजूस तो नहीं थी। मैंने एक तिरछी मुस्कान दी और कुछ नहीं बोली। दुनिया का कोई भी कितना भी उदार क्यों न हो, अपने होने वाले पति को किसी और को सौंप तो नहीं देता। मेरे पापा को पक्षपात करने की आदत पड़ चुकी है। अब वो मुझसे माजरा जानने की मेहनत भी नहीं करना चाहते। पापा, घर में और भी बाथरूम है। वह हमारी रूम में क्यों आई? थोड़ा भी झिझक नहीं दिखाती क्या? मैंने अभी अभी शर्ट उतारी थी, बाथरूम जाने वाली थी, पर अंदर एक औरत मिली। वो लम्हा सुनकर मैं तो आधा मर ही गई थी। आगे से थोड़ा सावधान रहना, समझी? वरना ये बात फैल गई तो तेरी शक्ल के लिए अच्छा नहीं होगा। तू इतना उजागर नाइट सूट पहने हुए थी। एक छोटी बहन आकर ससुर से पूछे कि क्या अच्छा लग रहा है। ऐसा अस्पष्ट सवाल ठीक है क्या? क्योंकि मैं इस सीरीज की नाइटवियर को बहन के लिए गिफ्ट बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने खासकर गुयुमो से उसकी राय ली। देखना था कि अच्छा लग रहा है या नहीं। ये की नीयत अच्छी है, क्यों पहले नहीं कहा? पापा तो लगभग दुआ पर शक कर ही बैठे थे। अगर तू बहन को गिफ्ट दे रही है तो पहले उसकी राय लेनी चाहिए थी। ऐसे करके तू अनावश्यक गलतफहमी पैदा कर रही है और ये शुशु के प्रति आदरहीन भी है। मैंने ऐसा नहीं किया पापा, आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। ये पापा जानते हैं कि तेरे दिल साफ है। एक घायल आवारा बिल्ली तक छोड़ती नहीं। पुरानी हवेली के आसपास की आवारा बिल्लियों की बात करें तो मुझे याद है मैंने देखा था। ये उन्हें लाठी दिखाकर भगा रही थी। आंखों में साफ घृणा झलक रही थी। गुस्सा मत हो, अभी अभी तेरी आवाज सेट कर रहे थे। किस बात का गुस्सा? बकवास मत कर। मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें लेकर किसी साइट पर डाल दूंगी और बड़े पैमाने पर नेटिजन्स से वोट कराऊंगी। देखेंगे तुम्हारा ये व्यवहार असली है या बस पूरी तरह संकीहार का कर रही हो। ये घबराकर अपने शरीर को छिपाते हुए पीछे हट गई। फौरन कमरे की ओर भागी, अपने कपड़े बदल लिए। शुशु, तुम और शरारत मत करो। अगर तुमने हाथ आगे बढ़ाया तो आज रात हम पिता पुत्री का रिश्ता खत्म कर देंगे। पापा, शुशु, अचानक ध्यान आया मुझे। लगता है घर का गैस बंद नहीं किया था। हमें शायद वापस जाना पड़ेगा। वो क्या? फोन करो, कम्युनिटी के मैनेजर से कह दो चेक कर ले। शुशु, तुम मुश्किल से घर लौटे हो, कुछ दिन रुको फिर जाओ। ये जिंगचे ने कहा है तुम्हारे लिए बड़ा तोहफा तैयार करेगा। पापा बिना रुके अचानक अच्छे पिता का रोल निभाने लगे। इस बीच वो एक तरफ नम आंखों वाली ये को मीठी बातें कहता रहा, दूसरी तरफ हमारे साथ रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहा था। काफी व्यस्त रहे वे दोनों। ये परिवार पुराना हवेली के लिविंग रूम की हवा इतनी गाढ़ी थी कि सांस रोकने से लगी। जैसे ही मेरा भाई ये जिंगचन दरवाजा पार किया,
उसकी उस बेतकल्लुफ जवानी की आभा जैसे एक तेज छुरा थी जिसने इस दिखावे भरी शांति को चीर दिया। उसने शरारती भौं उठाई और सीधे यी के बगल वाले सोफे की गहराई में धंस गया। उसी पल यी के चेहरे की मांसपेशियां साफ झंसी, जो आंसू अभी टूटने वाले थे, उन्हें उसने जबरदस्ती अपनी आंखों में ही रोक लिया। वही जो अस्पताल में था, जिसे मेरे भाई ने मुर्दा कुत्ते की तरह बाहर फेंक दिया था, अब उसे देखकर जैसे चूहे को बिल्ली दिख गई हो। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं। मैर सुस्त आवाज में ठंडी चाय का एक घूंट लिया और उस डरावानी कहानी सुनाने वाले सुर में अभी वाली गीली नाटक की सारी बात दोहराई। मैं बार बार जोर देता हूँ कि यह सिर्फ एक कहानी है, पर हर एक शब्द यी के चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह जड़ता गया। उसका चेहरा पहले से ही फीका पड़ा हुआ था, अब उस पर मृत सरीखा रंग सा उतर आया। उसकी आंखें अपने आप ऊपर की ओर घूमने लगी। मेरे भाई ने ठहाका लगाया और बिना झिझक उसकी नाक की ओर इशारा करके कहा, इस बेपर्दा दोस्त, क्या ये तुम ही तो नहीं? यी खामोश रही। उसका चेहरा जैसे बादल गहरा हो गया हो, उतना गहरा कि स्याही टपक जाए। मेरे पिता, जो हमेशा पक्षपाती रहे, अब चुप नहीं बैठे रहे। वे अचानक उठकर खड़े हो गए। ठेठ लकड़ी की मेज पर रखा कप खटखटा उठा। उन्होंने अपनी इज्जत की गारंटी देते हुए कहा कि उनकी प्यारी नाजायज बेटी इतने भयानक नहीं हो सकती। इज्जत जैसी चीजें, जिस दिन उन्होंने यी को घर लाया था, वो वह दिन था जब उन्होंने अपनी इज्जत नाली में फेंक दी थी। मेरे भाई इससे भी आगे निकल गया। उसने सीधे फोन रिकॉर्डिंग बटन दबा दिया और कहा, पापा, अगर आप सच में बेइज्जत नजर आते हो, क्या आप लाइव आकर खुद को रोशन करोगे? मेरे पापा का चेहरा तुरंत लाल नीला हो गया। गर्दन की नसें सूंघिए सांप की तरह उभर आईं। यी अभी भी आखिरी दम तक लड़ रही थी। वो सोचती थी कि कैमरा खराब है तो उसे कुछ नहीं होगा। हंसी पर उसकी नाज उठ रही थी, पर गुयुमो ने बात की। आवाज इतनी ठंडी थी जैसे गहरे गर्द की हवा। सूक्ष्म अदृश्य निगरानी कैमरा। यह गुशी समुद्र के अंदर विकसित, आंखों से नजर न आने वाला कैमरा है। ये शब्द जैसे तेज बिजली बनकर गिरे, सीधे यी की रीढ़ पर लगते हुए। उसकी नजर अचानक सिकुड़ गई, सांसें तेज और बिखरी हुई हो गईं। मैंने सही वक्त पर आखिरी तीर चला दिया। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसना, रात चुराना। यी, तुम तो ये परिवार का ही नाश चाहती हो। मेरे पापा जैसे लोग अपनी बेटी की शरारत सह सकते हैं, पर वो बिल्कुल भी किसी की जेब छेड़ने को बर्दाश्त नहीं करते। उनकी आंखों में यी को देखने का अंदाज बदल गया। यह नापसंदगी भरी दुश्मन जैसी नजर थी। यी पूरी तरह टूट गई। वो साबित करने के लिए कि वह जासूस नहीं है, एकदम खोल दी सारी बातें, जैसे बांस की नली से दाने गिरते हो। उसने माना कि उसने ताला तोड़ा था, माना कि उसने चाबी छुपाई थी, और ये भी माना कि उसने मेरे ससुर को बहकाने की गंदी नीयत रची थी, बशर्ते जेल न जाए। वो कहती थी कि वो बेहतर है कि लोग उसे बदनाम कर दें। यही है मेरा पापा का वही प्यारा बेटी वाला चेहरा। यही है वो नाजुक सफेद फूल जिसके लिए उसने अपनी जान दी। अंत में मेरे भाई ने उस नकली आवरण को खोल दिया। कहीं कोई हाईटेक निगरानी नहीं थी। वो सब बस सम्राट के नए कपड़ों जैसा था। लिविंग रूम में तानों भरी हंसी गूंजी। मेरे पिताजी की शील को जोर से फाड़कर जमीन पर पटक दिया गया और उस पर पाँव रखा गया। उनके होंठ कांप रहे थे, एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। संदेह का बीज पहले ही इस पुरानी हवेली में जड़े जमा चुका है। भरोसा ऐसी चीज है जिसमें एक बार दरार आ जाए तो अब बस इलेक्ट्रॉनिक लॉक से ही भरपाई करनी पड़ती है। मेरा पिता जुबान से कहता था कि वह भरोसा करता है, पर उनका शरीर बहुत ईमानदार निकला। पूरे घर की सुरक्षा सीधी सीधी हाइस कर दी गई। यी इतनी गुस्से में थी कि जैसे धुआं निकल रहा हो, फिर भी उसने आधा शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। मुझे लग रहा था कि वह अंदर से ही टूट रही है। खाने की मेज उसके लिए एक तरह का प्रदर्शन बन गई थी। उसका वह दिखावटी इरादा मुझे एक ही नजर में समझ आ गया। पहले वह दिल की मासी थी, अब बन चुकी थी इतनी गरम आलू की तरह कि हाथ पकड़े नहीं जाते। मेरे पिता ने तुरंत ताइक्वांडो खेलना शुरू कर दिया। वह बूढ़ा लोमड़ी बनकर फिर खा रहा था। अच्छी बेटी, तुम फिर से दूसरी साल यूनिवर्सिटी जाओ और आर्कटिक में नॉर्दर्न लाइट्स देखाओ। उसकी वही बनावटी ग्रीन टी लाइन फिर से चल पड़ी। मैं पैसे से प्यार नहीं करती, मैं बस अपने सपनों के लिए कष्ट सहती हूँ। एक तीखा खरोचने जैसा आवाज उठा। इशारा था कि मेरा तीखा छोटे भाई अब पलटवार करने वाला है। एक ही वाक्य ने उसके उस बेहुदा दिखावे की नकाब उतार दी। और फिर तुम पिताजी की जगह लेओगी और बन जाओगी ये समूह की अध्यक्ष। देखो, अभिनय का शिखर ही है ये। अपनी वफादारी दिखाने के लिए उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वो कंपनी देश को दान कर देगी। आखिरकार मेरे पिताजी का दिल फिर भी नरम पड़ गया। यह फैसला तो जैसे भेड़ को सीधे मेरे मुंह में थमा दिया गया हो। भूख तो कम नहीं है इसकी, चलना तक ठीक से नहीं आया और सीधे उठकर विभाग प्रमुख बनना चाहती है। मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ी। ये क्या तुझे अपनी हैसियत का अंदाजा भी नहीं है? ऑफिस के खाली वादे, दूसरा राउंड। वह सुनकर इतनी उत्साहित हो गई कि आंखें चमक उठी। सच में लग रहा है मानो मैनेजर की सीट उसी का इंतजार कर रही हो। उसे ऑफिस की सच्चाई समझाने का पहला पाठ। फाइलें प्रिंट करते वक्त वो कागजों को हवा में उड़ा देती है। एक कॉफी लाने को कहा। उतनी ज्यादा गर्म थी कि चेहरा जल सकता था। इसने तो कमाल कर दिया। सफाई करने को कहा। मेरे ऑफिस को कीचड़ और गंदगी का अखाड़ा बना देती है।
बाहर से आने वाले लोग डरावने नहीं होते, असली डर तब लगता है जब मेरे पिता मुझे ऑफिस का एक नादान बच्चा दे दे। उसकी यह होशियारी देखकर मुझे एक बहन को भी हैरानी हो रही है। तर्क की भी एक अलग दुनिया है, बस जो दिखाई नहीं दे रहा। उसका मतलब है सब कुछ ठीक है। मैंने उसे तारीफ में अंगूठा दिखाया। शाबाश बहन, तू वाकई लाजवाब है। सबूतों की जंजीर इतनी पक्की कि पूरा बंद हो चुका है। मैं कभी भी बिना तैयारी के कदम नहीं बढ़ाती। सीरियल देखना, जिम्मेदारी टालना और जल्दी छुट्टी लेना, यह कौन सी सहायक है? मानो कोई देवता लेकर आई हो। मेरे पिता की पसंदीदा बेटी वाली चश्मा पूरी तरह टूट चुका है। साफ सुथरा बताने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। वो फिर से क्लास से पलटवार कर रही है। कह रही है कि उसकी तो जैसे गांव की वो गधा ही पिस रही है। कहना पड़ेगा बड़ी महत्वाकांक्षा है उसकी। पता नहीं हाथ से भी कम तेज है वो। मैं सीधे दरवाजा फोड़कर अंदर घुसी। ये तुम मशीन का काम भी ठीक से नहीं कर पा रही और अब और मुश्किलें चाहती हो। मैं कूड़े जैसे काम का बिल नहीं चुकाऊंगी। कंपनी तुम्हारे खिलखिलौने की जगह नहीं है। उसकी तर्क शक्ति यही रहती है। वो रोती है तो पूरी दुनिया उसे झुक कर मान लेगी। डबल स्टैंडर्ड वाले पापा फिर एक्टिव हो गए। हमेशा पक्षपात का चैंपियन बने रहते हैं। बात बनती नहीं तो बोलने का कोई फायदा नहीं। उन दोनों नाटकबाजों से मेरा वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। और असली बात अब आएगी। असली सपना तो गुयुमो ही निकले तुम्हारा। ऐसा भी कोई चांस होता है? स्वर्ग का रास्ता छोड़ोगी और सीधे गुशी समोर के नरक में कूद पड़ी। लड़की, तुम गुयुमो को लेकर बड़ी ही गलतफहमी में हो। वह गलती शायद पूरा आकाशगंगा जितनी बड़ी हो। मैंने बिना भाव के हाँ कह दिया। ठीक है, शुभ यात्रा। आमीन। मेरा भाई इतना हैरान हुआ कि उसकी थोड़ी तक उतर आई। वो कितनी खुदकुशी करने की सोच रही है। सीधा नरक मोर को चुनौती देने जा रही है। गुशी समोर के यहाँ जीने का नियम यही है। वहाँ कभी आलसी लोगों को पालते ही नहीं, सिर्फ सुपरमैन ही टिक पाते हैं। गुयुमो का जो डार्क निकनेम है, वह नाम अनगिनत ओवरटाइम और मेहनत से आया है। इस काम का बोझ तो मुझसे, उसकी मंगेतर से भी सहना मुश्किल है। वह तो खुद ही इस मुसीबत में कूदने के लिए तैयार है। गुशी समूह में अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। ये तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। असल में मैं गुयुमो के साथ काम क्यों नहीं करती, इसकी वजह बहुत साफ है। उसकी उम्मीदें और मांगे बहुत ज्यादा है, इतनी कि वह लगभग संकीपन तक पहुंच जाती है। हम दोनों कभी काम की बातें नहीं करते, वरना आधे घंटे में ही 10-12 बार झगड़ा पड़ जाएगा। वह पीछे नहीं हटता और मैं तो हरगिज नहीं हटती। शुरुआत में काम को लेकर विवाद होने से हमारा रिश्ता टूटने तक की नौबत आ गई थी। अंत में कुछ सख्त शर्तें तय करके ही हमने शांति बनाए रखी। ज्यादा समय नहीं बीता था कि गुयुमो के लिए अलग से सेट किया गया अलार्म बजा। उसका मैसेज आया था, शाओशु यी ने इस्तीफा देकर छोड़ दिया है और भाग गई है। पर तुम चिंता मत करो, एक असिस्टेंट को जिन सभी बातों में माहिर होना चाहिए, मैंने सब उससे सही कर दिया है। मैंने यी को दोबारा ये परिवार पुराना हवेली में देखा। 1 महीने से भी कम वक्त में वह पूरी तरह क्रिश हो गई थी। उसके गालों की हड्डियां बाहर निकल आई थीं और चेहरे की मांसपेशियां बुरी तरह धंस गई थीं। वह वाकई बहुत दयनीय दिख रही थी। वह मेरे पापा के पैरों से लिपटी रो रही थी, जैसे उसकी जान जा रही हो। मैं अब कभी काम पर नहीं जाना चाहती। पापा, क्या आप हमेशा के लिए मुझे पाल लेंगे? नौकरी करना वाकई बहुत डरावना है। हर पल लगता है अब बस मर ही जाऊं। दिल करता है दोबारा माँ के गर्भ में लौट जाऊं। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं तमाशा देखते हुए गुयुमो को मैसेज टाइप कर रही थी। उधर से तुरंत रिप्लाई आ गया, उसकी मानसिक हालत से मुझे कोई मतलब नहीं। जाने दो, उसे जो सजा मिलनी चाहिए थी मिल रही है। ये ऑफिस जाने का नाम भी नहीं ले रही। अब तो पढ़ाई भी छोड़ दी है। वो दिन भर घर में पड़ी सुर्फ खाती और सोती रहती है। अब तो वो मुझ पर तरस खाने लगी है। दीदी, तुम सच में बहुत बेचारी हो। मैं अब तुमसे ज्यादा नहीं लड़ूंगी। लगता है गुशी समोट ने उसे अंदर तक हिला दिया है। अब तो उसका दिमाग ही चकरा गया है। शुरू में पापा उसकी हर बात सहते थे, चाहे वो कैसी भी बन जाए, वो हमेशा उनकी प्यारी बेटी ही रहेगी। मगर ये जल्द ही 50 किलो से 100 किलो की मोटी लड़की बन गई। एक बार नखरे करते करते वो पापा को घुटने तक दबा बैठी। या तो काम पर जाओ, या वजन कम करो, या किसी से शादी कर लो। पापा बुरी तरह आग बबूला हो गए। उन्होंने झपट कर उसका सारा स्नैक्स छीन लिया। तुम्हें पता है, बाहर लोग कह रहे हैं मेरी एक सुअर जैसी बेटी है। तेरी बहन और ये जिंगचिन दोनों कितने सुडौल और निखरे हुए हैं, और तेरा चेहरा तो अब सेल रोटी से भी बड़ा हो गया है। ये ने पापा पर चिल्लाते हुए जवाब दिया, क्या आप दिन रात मुझे लुक के बारे में तनाव देना बंद कर सकते हैं? तुम्हारी वो चलने तक न सकने वाली सुअर जैसी मोटी हालत देखकर मुझे सीने में आग उठती है। मैं तो ठीक से नींद भी नहीं ले पाती। नींद नहीं आती तो मर ही जाओ तब तक, फिर कभी जगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भाई ने निगरानी कक्ष का लाइव वीडियो मेरे पास भेज दिया। लाइव स्ट्रीम चल रही थी। शुरुआत में घर के आदमी नौकर सब रोकते रहे। बार बार हुआ तो सब थोड़ा सुन पड़ गए। गुयुमो और मैं अभी हवाई जहाज से उतरे ही थे, तभी मेरे भाई की बमबारी के मैसेज आने लगे। बुरा हो गया दीदी, पापा को यी ने धक्का दे दिया, वे लकवाग्रस्त हो गए। बिस्तर पर पड़े पापा फिर भी बार बार बोल रहे थे, उस मोटे मर चुके सुअर को पकड़ाओ, उन्हें कह रहे थे। मैंने ठंडी आवाज में कहा, डॉक्टर ने कहा है आप लकवाग्रस्त हैं, अब आप सिर्फ व्हील चेयर पर ही रहेंगे। पापा का चीखना कराहना हद से पार था।
पूरे अस्पताल का वार्ड सुन सकता था। बाद में उन्होंने हमें बार बार फोन करना शुरू कर दिया। आवाज में अब नम्रता और करुणा दोनों थी। पहले वे ही से कह रहे थे, कंपनी की संपत्ति आगे सब उसकी ही होगी। लकवाग्रस्त होने के बाद ही उन्हें अपनापन याद आया। फिर अब कहना क्या है, पहले कहा थे तुम। सालों बाद मेरे भाई का अपना घर द्वार बन गया, जिंदगी खुशहाल हो गई। गुयुमो और मैं फुर्सत पाते ही हर तरफ घूमते फिरते, आजादी का आनंद लेते हैं। वो सब झंझट और परेशानियां आखिरकार अतीत बन जाएंगी। बस पास में मौजूद लोग ही सबसे कीमती खजाना होते हैं।